ओके, जैसे ये ओव्यूल है, ओव्यूल में जब पॉलन ग्रेन हवा में उड़ते हुए आते हैं और पॉलिनेशन ड्रॉप में चिपक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, ये पॉलिनेशन ड्रॉप एक हनी लाइक सब्सटेंस, ये चिपचिपे पदार्थ की बनी हुई होती है। जैसे ही पॉलन ग्रेन इसमें आके स्टक होगा इसी स्पीसीज का, वैसे ही दिस ड्रॉप बिकम ड्राई, ये ड्राई हो जाएगी एंड आफ्टर द ड्राइनेस इसको ड्रॉप को अंदर यहाँ खींच लिया जाता है, इसको अंदर पुश कर दिया जाता है और फिर फाइनली पॉलन ग्रेन कहाँ आ जाएगा, इस ड्राई ड्रॉप के साथ यहाँ पॉलन ग्रेन पहुँच जाता है। जैसा कि आपको मैं बता चुकी हूँ, जो प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, देन पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट, देन आफ्टर पॉलिनेशन डेवलपमेंट जो होता है मेल गैमेटोफाइट का, वो यही pollination chamber में होता है. It will possible after the reaching in the pollination chamber, pollen grain or microspore may be undergo in a resting period और it will do not go any resting period. किसी resting period में जा भी सकता है और नहीं भी जाता, ये डायरेक्टली डिवीजन करके मेल गैमेटोफाइट का डेवलप कर सकता है. एंड फाइनली जब मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो जाता है तो इस माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन से दो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है. जैसा कि आपको बता चुकी हूँ, बॉडी सेल बनती है, स्टॉक सेल बनती है, देन दो मेल गैमेटोफाइट बनते हैं, मेल गैमेट्स बनते हैं. जब मेल गैमेट बनते हैं तो टेंट कॉल की हेल्प से ये पॉलन ट्यूब कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ आर की गोनिया के कॉन्टेक्ट में आ जाती है. जैसे ही पॉलन ट्यूब, पॉलिनेशन ट्यूब आर के गोनिया के कॉन्टेक्ट में आती है, एक बिकम पॉजिटिव बस्ट हो जाती है और इसके अंदर जो मेल गैमेट है वो इसके एग सेल के साथ फ्यूज होकर एग प्लस एन, एन क्या है यहाँ हमारा मेल गैमेट, इसके साथ फ्यूज को क्या बनाएगा, एम्ब्रियो या जाइगोट बनाता है. पहले जाइगोट लिखते हैं, जाइगोट में मल्टी डिवीजन होता है, देन एम्ब्रियो बनता है. ओके, और इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिशन मिलता है इसकी सराउंडिंग सेल से मिलता है, जिसे हम कहते हैं एंडोस्पर्म या भ्रूण. तो पूरा एंडोस्पर्म ही है इसके अंदर जो कि भरा हुआ रहता है. तो फाइनली आपने देखा कि हाँ, जो एंडोस्पर्म पहले से प्रेजेंट था और एंडोस्पर्म कैसा था, हैप्लॉइड था, और ये ओव्यूल, नेकेड ओव्यूल प्रेजेंट है, किसी ओवरी के अंदर नहीं है. तो दैट्स व्हाई जब इसमें फर्टिलाइजेशन हो गया तो एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो से यहाँ सीड बन गया. लेकिन ये सीड कैसा रहेगा, ये सीड नेकेड रहेगा, ये किसी ओवरी में नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ ओव्यूल जो है नेकेड है. जैसा कि एंजियोस्पर्म में हमने पढ़ा कि जो ओव्यूल है एक ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई ओवरी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीड कोड, बट देयर इज नो ओवरी एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेकेड ओव्यूल देयर सीड प्रोड्यूस विदाउट एनी सीड कोड और सीड कवरिंग. यहाँ जो सीड्स का प्रोटेक्शन होता है बिना किसी सीड कोड या सीड कवरिंग के होता है. नाउ वी डिस्कस अबाउट द जनरल कैरेक्टर ऑफ जिम्नोस्पर्म. जैसा कि आप जानते हैं, हमने इतने सारे मेंबर स्टडी कर लिए हैं. मोस्ट ऑफ द लिविंग जिम्नोस्पर्म आर एवरग्रीन ट्री और श्रब विद जीरोफिटिक एडेप्टेशन. जो मोस्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म है वो कैसे हैं, जीरोफिटिक नेचर के हैं और ये ट्री लायक होते हैं. मे भी कुछ एग्जाम्पल हमने पढ़े थे हर मेंबर के साथ में, फ्यू इसमें श्रब की फॉर्म में भी हैं, कुछ इसमें क्लाइंबर की फॉर्म में भी हैं, और इनमें जो कैरेक्टर होते हैं वो जीरोफिटिक कैरेक्टर के नेचर को शो करते हैं. जैसा कि हमने देखा कि हम जब लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दे हैव ट्रांसफ्यूजन टिश्यू. इनमें ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाया जाता है. प्रेजेंस ऑफ ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इज अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ द जीरोफिटिक कैरेक्टर. ट्रांसफ्यूजन टिश्यू का पाया जाना जीरोफिटिक कैरेक्टर की एक विशेषता है. इसी के साथ साथ हमने देखा कि इसकी लीफ में सेकंड स्टोमेटा पाए जाते हैं, धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं जिम्नोस्पर्म के मेंबर्स में. तो धसे हुए रंध्रों का पाया जाना भी इसमें क्या है, इसके जीरोफिटिक नेचर को शो करता है. इसके अलावा हमने पढ़ा इसके अंदर कि they have specific covering which is called cuticle covering on the upper layer, upper side of the epidermis. एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल कवरिंग का पाया जाना भी इसके जीरोफिटिक नेचर को शो करता है. As well as we discussed about the hypodermis, when hypodermis present होती है, presence of hypodermis is responsible for the xerophytic nature. The plant body is sporophytic and is differentiated into root, stem or leaf. एज यू नो, हमने प्लांट मेंबर पढ़े हैं. इसके जो प्लांट बॉडी, जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक डोमिनेंट होती है, गैमेटोफिटिक जनरेशन जो है रिड्यूस फॉर्म में होती है, और प्लांट बॉडी किसमें डिफरेंशिएटेड, रूट, स्टेम और लीफ में प्लांट बॉडी इसमें डिफरेंशिएट होती है. नाउ नेक्स्ट फीचर ऑफ द नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर ऑफ द जिम्नोस्पर्म इज दैट द प्लांट
possess a well developed taproot system. अगर हम जिम्नोस्पर्म के रूट सिस्टम की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में कौन सा रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है? एज यू नो, जिम्नोस्पर्म के अंदर टेप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म में हमने देखा कि जो डाइकोट प्लांट होते हैं, डाइकोटाइलिडन्स प्लांट होते हैं, उनमें तो टेप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है, और जो मोनोकोट प्लांट होते हैं उनमें जो रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? एडवेंटिशियस रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। अच्छा, आप मुझे बताइए, जब आपने मेंबर्स पढ़े थे उस समय आपने एक मेंबर पढ़ा था जिसमें टेप रूट के साथ साथ कॉरिडोर रूट प्रेजेंट थी, जिसमें फंगल एसोसिएशन था माइकोराइजा का। वो कौन सा प्लांट था? वो किसमें थी कॉरिडोर रूट? यस, ऑफ कोर्स, पाइनस। नो, नॉट ऑफ पाइनस, साइकस। देखा, यू कंफ्यूज्ड। जो कॉरिडोर रूट प्रेजेंट होती है वो साइकस में प्रेजेंट होती है। इसमें फंगस माइकोराइजल एसोसिएशन प्रेजेंट होता है, जैसा कि आप जानते हैं। ओके, तो बेसिकली जो रूट सिस्टम है, टेप रूट सिस्टम, इसके अंदर वेल डोमिनेंट फॉर्म में है। बट यहाँ जो रूट इसके अंदर प्रेजेंट है वो कौन सी रूट सिस्टम प्रेजेंट है? टेप रूट सिस्टम है। अगर हम साइकस की बात करते हैं तो साइकस में टेप रूट सिस्टम के साथ साथ कौन सा रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है? कॉरिडोर रूट सिस्टम भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। डेट्स वाई इसके अंदर कॉरिडोर सिस्टम प्रेजेंट है, जो कि कॉरिडोर की फॉर्म में डाइकोटोमसली ब्रांच होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉरिडोर। द स्टेम इज यूजुअली इरेक्ट। स्टेम देखा आपने मोस्ट ऑफ प्लांट, किसी ऐसा हमने कोई मेंबर स्टडी नहीं किया जिसमें हमने पढ़ा हो कि इसका स्टेम जो है अंडरग्राउंड है। स्टेम कैसा है? इसका यूजुअली इरेक्ट है, प्रोफ्यूजली ब्रांच, बहुत ज़्यादा साकित होता है। लेकिन साइकस में हमने देखा कि जो स्टेम है वो अनब्रांच होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि साइकस में स्टेम अनब्रांच होता है और साइकस में कॉलर रूट प्रेजेंट होती है। स्टेम प्रोफिटली ब्रांच है, स्टेम बूडी होता है। समटाइम एज इन ज़ैमिया इट इज ट्यूबेरस। तो ज़ैमिया मेंबर है जिम्नोस्पर्म का, इसमें स्टेम कैसा है? ट्यूबेरस है। इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपके एग्जाम में भी आता है ये कि राइट द नेम ऑफ स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। सबसे छोटे जिम्नोस्पर्म का नाम बताइए। तो आप क्या कहेंगे इसमें? ज़ैमिया पिग्मिया इज द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। ओके, प्रेजेंस ऑफ लीफ स्कार्स ऑन द स्टेम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द जिम्नोस्पर्म। जैसा कि आपने खजूर के पेड़ में देखा है ना, उसमें पूरे में लीफ स्कार प्रेजेंट होते हैं स्टेम के ऊपर। इसी तरह से जो जिम्नोस्पर्म प्लांट हैं इनका जो स्टेम है इस पे भी लीफ स्कार पाए जाते हैं। ओके, डेट्स वाई प्रेजेंस ऑफ लीफ स्कार इज अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ द जिम्नोस्पर्म। लीफ स्कार को हिंदी में हम कहते हैं पर्ण चिन्हों का पाया जाना। ये क्या है? इसकी स्पेसिफिक कैरेक्टर है, स्पेसिफिक फीचर है इसके। द लीव्स आर यूजुअली डाइमॉर्फिक, जैसा कि आपने स्टडी किया है मेंबर्स में कि यहाँ जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं? डाइमॉर्फिक लीव्स होती हैं। डाइमॉर्फिक का मतलब होता है द्विरूपी। तो हमने देखा कि मोस्ट ऑफ जो जिम्नोस्पर्म हैं इनमें द्विरूपी या डाइमॉर्फिक लीफ प्रेजेंट होती है। डाइमॉर्फिक मीन्स फॉलिएज लीफ प्रेजेंट होंगी जो कि ग्रीन कलर की होंगी और फोटोसिंथेसिस का वर्क करती हैं, और ग्रीन लीफ होती है, सिंपल होती हैं। और अगर हम पाइनस की बात करें तो निडरी फॉर्म में थी। दूसरी जो लीफ होती हैं इसके लीव्स होती हैं जिनका काम होता है प्रोटेक्शन करना, और ये किसी भी तरह के फोटोसिंथेसिस में पार्ट नहीं लेती हैं। बेसिकली अगर फॉलिएज लीफ की बात करें तो पिन्नेटली कंपाउंड फॉलिएज लीफ इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। ओके, और जो स्केल लीव्स होती हैं वो माइन्यूट होती हैं। इन सम टेक्सा लाइक इफिड्रा ओनली स्केल लीव्स आर प्रेजेंट। अगर हम इफिड्रा की बात करें तो इफिड्रा में ओनली स्केल लीव्स प्रेजेंट होती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी एक ऐसे जिम्नोस्पर्म का नाम बताइए जो कि राजस्थान में कॉमनली पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, तो आप क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स इफिड्रा। इफिड्रा जो है राजस्थान में कॉमनली प्रेजेंट होता है, कॉमनली पाया जाता है। द रूट्स आर डाइटोपोलियार। जब वेस्कुलर बंडल दो के समूह में पाए जाते हैं तो उसे हम डाइआर्क कहते हैं। जब वेस्कुलर बंडल दो या दो से अधिक के ग्रुप में पाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीआर्क कहते हैं। तो यहाँ जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो कैसे हैं? डाइआर्क टू पॉलीआर्क वेस्कुलर बंडल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। In the cortex of the stem, tanniniferous cells are frequently present.
मीन्स कॉर्टेक्स के अंदर ऐसी सेल्स पाई जाती हैं जिनमें के टैनिन भरा हुआ रहता है। The young stem has a ring of collateral and open vascular bundle. जो यंग स्टेम होता है जिम्नोस्पर्म का, उसमें कोलेट्रल और वेस्कुलर बंडल एक रिंग में अरेंज होते हैं, एक रिंग में पाए जाते हैं। The xylem consists of only tracheids and xylem parenchyma। जैसा कि आपको बता चुकी हूँ मैं पहले भी कि जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जब हम बेसिक डिफरेंस की बात करते हैं तो जो मेन बेसिक डिफरेंस सामने निकल के आता है वो है प्रेजेंस ऑफ वेसल्स। एंजियोस्पर्म में वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, जिम्नोस्पर्म में वेसल्स एंजियोस्पर्म में वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। ओके बाय, दैट्स व्हाई द जाइलम कंसिस्ट ओनली ट्रैकेट्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। इसीलिए इसके जाइलम में ओनली जाइलम ट्रैकेट्स और जाइलम पैरेन्काइमा ही पाई जाती हैं। Vessels are absent with the exception of the members of the needles। जैसा कि आपको बता चुकी हूँ जो नीडल्स उसका ग्रुप है इसमें ये एंजियोस्पर्म से रिजेम्बलेंस शो करता है और सबसे एडवांस जिम्नोस्पर्म माना गया है नीडल्स ग्रुप को। तो इस नीडल्स ग्रुप में वेसल्स की प्रेजेंस वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, वेसल्स को इसके अंदर ऑब्जर्व किया गया है, वेसल्स को इसके अंदर देखा गया है। बट नीडल्स के अलावा हम दूसरे ग्रुप की बात करते हैं तो इनमें वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती, यहाँ वेसल्स यहाँ नहीं पाई जाती हैं। द एक्सेप्शन ऑफ द मेंबर ऑफ नीटल, बट नीटल में नीटल्स के अंदर जो जितने भी प्लांट्स आते हैं उनके अंदर वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। द फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीड ट्यूब्स, फ्लोएम के अंदर सीड ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। कंपेनियन सेल्स आर यहाँ एब्सेंट होते हैं, कंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती। तो इस तरह से आपने देखा कि जाइलम के अंदर भी दो सब्सटेंस हैं, जाइलम ट्रैकेट्स और जाइलम पैरेन्काइमा, एज वेल एज फ्लोएम के अंदर भी दो सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, सीड ट्यूब्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। कंपेनियन सेल्स यहाँ एब्सेंट हैं। The stem show distinct secondary growth and conspicuous annual ring are present in the growth। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ at the time of study of member कि स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। ये सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है डाइकोट के समान ही होती है जो कि कैम्बियम के थ्रू होती है। कैम्बियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, नाउ जो सेकेंडरी ग्रोथ से इसमें जो गुड का फॉर्मेशन होता है, गुड दो तरह की गुड बनती है, मेनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक। इसमें स्टोमेटा सेकंड टाइप के होते हैं। मोस्ट जिम्नोस्पर्म लीव्स डू नॉट हैव इंटरनल वेन्स, जिम्नोस्पर्म की लीव्स में इंटरनल वेन्स नहीं पाई जाती हैं, इनकी जगह पे इसमें ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म की प्लांट कैसे हैं, हेट्रोस्पोरस हैं, दो तरह के इसमें स्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल गैमेट और फीमेल मेगास्पोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ओव्यूल। मेल कॉर्न आर यूजुअली शॉर्ट लाइव, मेल कॉर्न शॉर्ट लाइव होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप ऑन द एबैक्सियल साइड ऑफ द माइक्रोस्पोरोफिल। जो माइक्रोस्पोरोफिल की एबैक्सियल मींस नीचे वाली जो सरफेस होती है वहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है। ओव्यूल्स की हम बात करते हैं तो ओव्यूल्स में ऑर्थोटॉपस प्रकार का ओव्यूल पाया जाता है जो कि यूनिटेगमेंट होता है। बट यूनिटेगमेंट होने के बावजूद भी ये 3 लेयर्स का बना हुआ होता है, यानी यूनिटेगमेंट और 3 लेयर होता है। आउटर लेयर फ्लैशी होती है, इनर लेयर भी फ्लैशी होती है, बट मिडिल लेयर इसमें स्टोनी होती है। द माइक्रोस्पोर, इसके अंदर जो माइक्रोस्पोर लिबरेटेड होते हैं वेरियस स्टेज में डेवलप होते हैं। द आर्केगोनियम हैज़ अ सिंगल एग एंड अ वेंटर कैनाल सेल। आर्केगोनियम के अंदर सिंगल सेल प्रेजेंट होती है और एक वेंटर कैनाल सेल प्रेजेंट होती है। पॉलिनेशन इज डायरेक्ट, pollen grain comes in direct contact with the ovule. Pollens are deposited in the pollen chamber where they germinate। और जिम्नोस्पर्म are wind pollinated। सभी जिम्नोस्पर्म में विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है जिससे पॉलन ग्रेन जो है कहाँ आके डिपोजिट हो जाते हैं, पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन चैम्बर में डिपोजिट हो जाते हैं जहाँ इनका डेवलपमेंट होता है। फर्टिलाइजेशन इज साइफोनोगैमिक। जब फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू होता है तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, साइफोनोगैमिक कहते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ भी जब मेल गैमेट का डेवलपमेंट होता है तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और पोलन ट्यूब से ही
क्या बनती है, फॉरेन ट्यूब से में ही मेल गैमेट बनते हैं और जो कि आगे मूव करते हैं और उसको फर्टिलाइज करते हैं। डेट्स वाई यहाँ जो पॉलिनेशन है कैसा होता है, साइक्लोइड गैमेट टाइप का पॉलिनेशन होता है। द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज मीरोब्लास्टिक। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट मीरोब्लास्टिक होता है। मीन्स द एम्ब्रियो डेवलप ओनली फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द जाइगोट। मीन्स जब पूरा की पूरा जाइगोट एम्ब्रियो बनाने में पार्ट न लेके जाइगोट का सिर्फ एक स्मॉल पार्ट ही एम्ब्रियो बनाने में काम आता है, तो उसे हम मीरोब्लास्टिक कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म टेक प्लेस बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड हेंस द एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड। जैसा कि अब मैं बता चुकी हूँ कि जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है फर्टिलाइजेशन से पहले ही डेवलप हो जाता है और ये हैप्लॉइड प्रकार का होता है। बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शन। Netum and Welwitschia, there are free nuclear division in the early stage of embryo development. The embryo is endoscopic, that is short, apex is directed opposite to the micropyle. ओके, जो नीटम है और वेल्विशिया ये एक्सेप्शन है, यहाँ जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है और इसके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एंडोस्कोपिक फॉर्म में होता है। There is a marked tendency of polyembryony and several embryo develop in a female gametophyte. जिम्नोस्पर्म के अंदर पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है और बहुत सारे फीमेल गेमेटोफाइट डेवलप होते हैं। The polyembryon may arise by the fertilization of more than one egg or by the division of the zygote, जिसे हम क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। तो इसमें जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है या तो कई सारे एग के फर्टिलाइजेशन होने से बनेगा या सिंगल एक जो एग है जो जाइगोट बना है उसके डिवीजन से बनता है। द सीड प्रेजेंट 3 phases इन द लाइफ साइकिल ऑफ द जिम्नोस्पर्म। जो लाइफ सीड बनते हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर वो लाइफ साइकिल के 3 फेज को रिप्रेजेंट करते हैं। इंटेगुमेंट एंड न्यूसेलस रिप्रेजेंट द मदर स्पोरोफाइट। सीड का जो इंटेगुमेंट है न्यूसेलस से मदर स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स फर्स्ट स्पोरोफिटिक फेज। एंडोस्पर्म द गैमेटोफिटिक फेज को रिप्रेजेंट करता है। एम्ब्रियो द नेक्स्ट स्पोरोफिटिक फेज को रिप्रेजेंट करता है। देयर इज डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। द डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज इज डोमिनेंट। यहाँ पर जो स्पोरोफिटिक फेज है डोमिनेंट है, वेयर एज द हैप्लॉइड गेमेटोफिटिक फेज इज रिड्यूस। जबकि हैप्लॉइड गेमेटोफिटिक फेज जो वो रिड्यूस फॉर्म में पाई जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि जिम्नोस्पर्म के जो जनरल कैरेक्टर हैं वो इसलिए इजीली आपको समझ में आ जाएंगे बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द मेंबर ऑफ द जिम्नोस्पर्म। आपने मेंबर्स के स्टडी के लिए हैं, डेट यू कैन इजीली डिस्क्राइब और आइडेंटिफाई और इजीली राइट द जनरल कैरेक्टर ऑफ द जिम्नोस्पर्म। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया स्मॉलेस्ट प्लांट है ज़ैमिया पिग्मिया और लॉन्गेस्ट प्लांट होता है सिक्वोया परमेंसिस। ये एग्जाम में आएंगे।